मेरे हिंदी कक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे शब्द विचार। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सॉरी, मैं अपनी वीडियो 1 महीने बाद पोस्ट कर रही हूँ, बट मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो फाइनली मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आपको मैं वीडियो डेली अपलोड करूँगी। सॉरी, आप लोग को इतना लेट अपलोड वीडियो पोस्ट करने के लिए आप लोग को इतना वेट करना पड़ा। सॉरी बेटा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे शब्द विचार। क्या सीखेंगे? शब्द विचार। ठीक है, चलिए हम देखते हैं शब्द विचार कहते किसे। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। ओके, चलिए आइए। शब्द विचार। शब्द विचार के अंदर ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह जैसे भेद, उपभेद, संधि, विच्छेद आदि को पढ़ा जाता है। यानी किसे पढ़ा जाता है? भेदों के उपभेद, यानी कि भेदों के अंदर के भेद, संधि, विच्छेद आदि को पढ़ा जाता है शब्द विचार के अंदर, जिसमें ध्वनि के मेल के बने सार्थक वर्ण समूह, यानी कि जिनका कोई अर्थ हो। सार्थक वर्ण समूह यानी कि जिस वर्ण का कोई अर्थ हो। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझते हैं शब्द विचार। तो हमने समझ लिया कि कैसे किसे कहते हैं। हम समझते हैं शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक से अधिक ध्वनियों, वर्णों के मेल, यानी कि वर्णों के मेल, यानी कि एक से अधिक ध्वनि या कोई वॉइस या कोई वर्ण से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जो उन दोनों के मेल से जो सार्थक ध्वनि समूह बनता है, यानी कि जिसका अर्थ हो, जिस ध्वनि समूह का अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे कपड़ा। कपड़े का अर्थ है कि कपड़े को हम पहनते हैं। उसका अर्थ ये है कि हम उसको पहनते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको उदाहरण और समझाती हूँ। जैसे फूल, लड़का आदि। फूल का भी कोई अर्थ होता है। फूल खिलता है। लड़का इंसान है, जीवित प्राणी है। प्राणी मतलब जीवित इंसान। तो इसीलिए ये होते हैं शब्द। इनको क्या कहते हैं हम? शब्द, एक वर्ड। ठीक है, अब शब्दों के भेद कुछ समझते हैं। आइए चलिए भेद देखते हैं, कितने भेद होते हैं शब्दों के। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कितने भेद होते हैं शब्दों के? शब्दों के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहला भेद समझते हैं, प्रयोग के आधार पर। चलिए आइए देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों को प्रयोग के आधार पर कैसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका पहला देखेंगे, विकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले आता है विकारी शब्द। वाक्यों में प्रयोग करते समय लिंग, कारक और वचन आदि के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम लिंग का ध्यान रखते हैं, कारक का ध्यान रखते हैं और वचन आदि के अनुसार जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि शब्द में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि बदलाव हो जाता है शब्दों में, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लिंग। अब लिंग में देखिए लिखा होगा लड़का खेलता है, तो अब हम अगर हम उसको लिंग में बदलाव करेंगे तो लिखेंगे लड़की खेलती है। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। और खेलता का क्या हो जाएगा? खेलती। है तो है ही रहेगा, क्योंकि है कोई वो नहीं है। ठीक है, कारक। लड़का खेलता है, लड़का खेलता है। अब हम इसको कारक में बदलेंगे। अभी तो आप लोग इसको ऐसे ही समझ लीजिए, लेकिन मैं आपको लिंग भी समझाऊंगी, कारक समझाऊंगी, वचन समझाऊंगी कि इनको बदलते किस तरीके से हैं। ठीक है, देखिए लड़का खेलता है, लड़के को खेलने दो, लड़के को खेलने दो, ये बन गया कारक। ठीक है, अब हम चलते हैं वचन पे। लड़का खेलता है, तो वचन में अगर हम चेंज करेंगे तो लड़का का क्या हो जाता है? एक का क्या हो जाता है? अनेक। यानी कि लड़का का लड़के और खेलता का खेलते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे अविकारी शब्द पर। दूसरा कौन सा है? अविकारी शब्द। देखिए
जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जिन शब्दों के रूप में कभी परिवर्तन नहीं होगा, आप उनको कभी भी लिख लो उनका परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिन वर्णों में परिवर्तन हो जाता है, लिंग के अनुसार परिवर्तन, कारक के अनुसार, वचन के अनुसार, संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार ये होता है। सभी क्रियाएं विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये सब जो होते हैं ना, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द, ये कौन से कहलाते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है। उदाहरण तथा, किंतु, परंतु, अधिक, तेज, इसीलिए, तथा, यथा, ये सारे वर्ड, इसीलिए, क्योंकि, ये सब। ठीक है। तो ये होते हैं अविकारी शब्द जिनका कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तथा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये वाले वर्ड होते हैं अविकारी शब्द। कौन से? अविकारी शब्द। देखिए अब हम चलते हैं इसके दूसरे भेद पर, शब्द के दूसरे भेद पर। बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? बनावट या रचना के आधार पर। देखिए, आइए, बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूढ़ शब्द, पहला इसमें आता है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि जो किसी निश्चित अर्थ को बताते हैं, यानी कि उसका एक निश्चित अर्थ कि वही होगा, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। यानी कि अगर उन शब्द के टुकड़े कर दिए जाएं तो वे निरर्थक हो जाते हैं। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे देखिए फल, अब फल को आप तोड़ देंगे, फ अलग ल अलग, तो कोई अर्थ होगा? नहीं ना। तो ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहते हैं। फल, कपड़ा, क अलग प अलग, फल, मन, ये वाले वर्ड, कपड़ा, मकान, कपड़ा, कपड़े को पूरा तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे सबको, तो कोई अर्थ नहीं हुआ। मकान को भी अलग अलग कर देंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये होता है। ठीक है। चलिए अब हम आगे समझते हैं दूसरा, यौगिक शब्द। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द, यानी कि दो वर्ड को मिला के। जैसे कि देखिए पाठशाला, जिन दोनों का अर्थ आए, दोनों का अर्थ भी आता है। यौगिक शब्द हम उन्हें कहते हैं जिसमें अगर उनको अलग भी कर दिया जाए, उन शब्दों को तोड़ भी दिया जाए, लेकिन उनका अर्थ निकले, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ उनको तोड़ने के बाद नहीं निकलता, उनके टुकड़े करने के बाद उनका अर्थ नहीं निकलता। लेकिन यौगिक शब्द में ऐसा नहीं है। यौगिक शब्द में अगर आप उन शब्द के टुकड़े करेंगे तो उनका अर्थ भी रहेगा उसमें। टुकड़े तो होंगे लेकिन उनका अर्थ रहेगा उसमें। वो कैसे होगा ये मैं आपको उदाहरण के जरिए समझ। जैसे देखिए, चलिए, पाठशाला, पाठ जमा शाला, पाठ मतलब पढ़ना, पाठ मतलब एक पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, शाला मतलब जहाँ हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वो होता है पाठशाला। यानी कि पाठशाला, कक्षा, जिसे हम कक्षा कहते हैं, क्लास। शीश महल, शीश मतलब शीशा, शीश मतलब शीशा, महल मतलब घर, शीशे का घर, शीश महल। तो इसका भी अर्थ निकला ना, शीश का भी अर्थ है, महल का भी अर्थ है, दोनों का अर्थ है। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। अब हम समझते हैं योग रूढ़ शब्द। चलिए आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक या एक से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, किंतु अपने सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी कि जो उनका सामान्य अर्थ है ना, उसके बारे में ना बताकर वो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, यानी कि कोई यूनिक, कोई अलग तरह का अर्थ। ठीक है। इस प्रकार के शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। ठीक है। जैसे अब चलिए हम उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे नीलकंठ,
नीले कंठ वाला अर्थात भगवान, अर्थात शिव भगवान। क्या होता है? नीले कंठ वाला अर्थात शिव भगवान। अब आता है पंकज, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। देखिए यूनिक अर्थ निकल रहा है। हम तो सीधा सीधा बोल सकते हैं ना शिव, नहीं, हम पूरा बोल रहे हैं नीले कंठ वाला अर्थात शिव भगवान। तो ये यूनिक अर्थ है, एक अलग तरह का अर्थ निकल रहा है। तो इसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। तीसरा भेद समझते हैं। आइए देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो अर्थ के आधार पर पहला क्या होता है? सार्थक शब्द। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी अर्थ का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे घर, घर का भी अर्थ है। पुस्तक जो हम पढ़ते हैं, नगर, क्षेत्र आदि, ये सारे शब्द। अब आता है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले, जैसे कि देखिए, जैसे रोटी वोटी, खाना वाना, ताला वाला आदि, सोना बोना, सोना बोना, खाना वाना, ये वाले वर्ड जो हम बोलते नहीं है कभी रोज़मर्रा की लैंग्वेज में, हम बोल देते हैं कि रोना धोना, ये वाले वर्ड, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। कौन से शब्द कहते हैं इन्हें? हम निरर्थक शब्द। आइए अब हम इसका चौथा और आखिरी भेद समझते हैं। चौथा और आखिरी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, कई बार पैसेज में आते हैं, एक शब्द में आते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, इन शब्दों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। आइए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तत्सम शब्द पहला आता है इसमें, तत्सम शब्द। तत्सम और तद्भव आपने सुना ही होगा। अगर आप 6 क्लास के बच्चे हैं तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप 8 या 9 क्लास के बच्चे हैं तो आपको पता होगा तत्सम शब्द और तद्भव क्या होता है। लेकिन मैं आपको फिर भी अच्छे से समझाती हूँ कि तत्सम और तद्भव होता क्या है, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है। यानी कि किस में हुई है? संस्कृत भाषा में इनकी उत्पत्ति हुई है और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द, जैसे देखिए दुग्ध, आम्र, पुष्प आदि, ये हुआ संस्कृत वर्ड है ये सारे, ठीक है। दुग्ध, आम्र, पुष्प आदि, ये आपने संस्कृत में देखे होंगे, पढ़े होंगे। अगर आप 6 क्लास के बच्चे हैं तो आप ये अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा आपने इसको, आम्र, दुग्ध, पुष्प आदि, ये वाले वर्ड, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट समझते हैं। तद्भव शब्द। तत्सम तो हमने समझ लिया कि जिन संस्कृत भाषा का कोई बदलाव करके प्रयोग ना किया जाए, वो होता है तत्सम शब्द। अब हम समझते हैं इसका तद्भव शब्द। कौन से? तद्भव शब्द। देखिए तद्भव शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई थी लेकिन उनका रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हुई तो संस्कृत में, लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में बदलकर, लेकिन उनका प्रयोग रूप बदलकर किया जाता है। यानी कि संस्कृत में ना बोलकर उन्हें हिंदी में बोला जाता है। जैसे दुग्ध नहीं बोलते, हम दूध बोलते हैं। आम्र नहीं बोलते, हम आम बोलते हैं। पुष्प को हम फूल बोलते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम इन सब चीज़ों को फूल, आम, दूध सिंपल वर्ड में बोलते हैं, हम इनका संस्कृत प्रयोग नहीं करते। तो ये क्या होता है? तद्भव। तत्सम का उल्टा तद्भव। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि दूध का तत्सम रूप बताइए तो आप बताएंगे दुग्ध, और अगर आ जाता है कि आम्र का तत्सम, और अगर आ जाता है कि आम्र का तद्भव रूप बताइए तो आम लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको एक वीडियो में दूंगी पूरा इसका वो बना के, तत्सम तद्भव, ठीक है। उसमें सारा साफ रहेगा कि किसको संस्कृत में क्या बोलते हैं और किसको तत्सम कौन है और तद्भव कौन है, ठीक है। वो सब समझ आ जाएगा। चलिए अब हम इसका तीसरा समझते हैं। देशज शब्द।
जो शब्द देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। यानी कि देश के अलग अलग खंडों से, यानी कि अलग अलग जगह से। अगर आप हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, वहाँ लोग अनेक तरह की चीज़ों को कुछ और बोलते हैं। ऐसे अगर आप बिहार चले जाएंगे तो वहाँ अलग भाषाएं का यूज़ किया जाता है। अगर आप इधर चले जाएं, असम साइड चले जाएं, यहाँ भी सब भाषा का, क्योंकि सब प्रदेश में अलग अलग भाषाओं का यूज़ होता है। देशज शब्द उसे कहा जाता है जो अलग अलग प्रांतों या देशों में यूज़ होता है, ठीक है, उन्हें कहा जाता है अलग अलग देशों के शब्द। जैसे कि लोटा, पगड़ी, ठोकर, खिड़की, ये सारे वर्ड। लोटा तो कोई वो नहीं है, हमने सुना है तभी तो हम बोलते हैं ना, कहीं तो सुना ही होगा, किसी देश की भाषा होगी, तो इसीलिए, ठीक है। अब आता है विदेशी शब्द। चौथा है विदेशी शब्द, चौथा और आखिरी, ठीक है। विदेशी भाषाओं से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि बिना उनका बदलाव किए उनका प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा में। उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। कौन से शब्द कहते हैं? विदेशी शब्द। जैसे स्कूल, डॉक्टर, कागज, कर्फ्यू, कारतूस आदि। स्कूल, डॉक्टर, कागज, कर्फ्यू, कारतूस आदि, ये वाले शब्द कौन से होते हैं? विदेशी शब्द। कौन से शब्द होते हैं? विदेशी शब्द। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो बेल आइकन में जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। अब नेक्स्ट डे हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।